आज हम शीत युद्ध के आरंभिक समय की स्थितियों का अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध एक विस्तृत विषय है और काफ़ी लंबी अवधि तक ये चला। 1991 तक, जब तक कि सोवियत संघ का पतन नहीं हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध से आरंभ होने के बाद से लेके सोवियत संघ के पतन का समय दो प्रमुख विश्व की शक्तियों, दो प्रमुख विचारधाराओं, दो प्रमुख आर्थिक शक्तियों, सैन्य शक्तियों के मध्य का संघर्ष रहा। परंतु इस संघर्ष के विभिन्न आधार विभिन्न राजनीतिक विज्ञानियों ने दिए हैं। उनके कारणों का विश्लेषण विभिन्न आधारों पर किया है। परंतु इतना लंबे समय तक चलने वाला वैचारिक और स्नायु संघर्ष जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये कभी प्रत्यक्ष रूप से लड़ा नहीं गया, परंतु हमेशा इस तरह की स्थिति रही कि कभी भी युद्ध हो सकता है। तो इसके पीछे की भूमिका क्या रही, हम आज उसका अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात शीत युद्ध के जो प्रमुख चरण हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब प्रारंभ हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य समीकरण सब कुछ परिवर्तित हो चुके थे। इसका एक प्रमुख कारण द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कई तात्कालीन वैश्विक शक्तियों का पतन और नई शक्तियों का उभरना था। विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र था, और यूरोप के कुछ प्रमुख देश जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी ने विश्व पे अपना परचम लहराया, उपनिवेश स्थापित किए, सैन्य प्रभुता स्थापित की। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो घटनाएं घटी, उसने विश्व की सत्ता यूरोप की और पूर्व और पश्चिम में स्थित दो देशों को सौंप दी। यूरोप के पूर्व में सोवियत संघ था और पश्चिम में अमेरिका। अब यूरोप की शक्तियों ने द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा जरूर, परंतु यूरोप की शक्तियां आपस में लड़ते हुए खुद को ही समाप्त करने की स्थिति में आ गई। जर्मनी ने और उसके अन्य संगठक देशों ने जो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की, और उसके पश्चात जो घटनाक्रम चला जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य शक्तियां एकत्रित हुई, और फिर बाद में उनको सोवियत संघ और यूरोप का भी साथ मिला और संगठन बना उनका। तो वो संगठन जो ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका का था, वो जीता जरूर, परंतु इस संघर्ष ने यूरोप की दो सबसे प्रमुख शक्तियों ब्रिटेन और फ्रांस को आर्थिक और सैन्य दृष्टि से धरातल पर ला दिया। युद्ध की विभीषिका में उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई। जर्मनी पराजित हो चुका था, इटली बुरी तरह पराजित हो चुका था, जापान पराजित हो चुका था। और इस स्थिति में, जबकि उस समय तृतीय विश्व के देश
या तो उपनिवेशवाद की प्रतनता से स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहे थे या कुछ समय पूर्व ही स्वतंत्र हुए थे। अतः विश्व की शक्ति अब दो प्रमुख देशों के पास चली गई जो विश्व की राजनीति का भविष्य तय करने वाले थे। वो थे सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। और द्वितीय युद्ध के पश्चात ही, और हम ये भी कह सकते हैं कि द्वितीय युद्ध समाप्त नहीं भी हुआ, उसी समय से लेके एक प्रचंडता भीतर ही भीतर शुरू हो गई थी जिसमें सोवियत संघ और अमेरिका ये पूर्वाभास कर चुके थे कि अब विश्व की शक्तियों का जो संघर्ष है वह इन दो देशों के बीच में रहेगा और कौन कितना अपनी शक्ति को मजबूत कर सकता है वह बड़े सैन्य सहयोगों, सैन्य समझौतों, आर्थिक समझौतों और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर अपनी सर्वोच्चता प्राप्त करने पर निर्भर करेगा। और इस संदर्भ में एक बड़ा वर्ग और एक बड़ा संगठन जो उभरा वह नाटो का था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई और यह संगठन प्रमुखतः अमेरिका के नेतृत्व में खड़ा किया गया और यह संगठन पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था। और पूंजीवाद से भी ज़्यादा जब शक्ति संघर्ष की स्थिति के संदर्भ में हम इसको देखें तो पश्चिमी यूरोप के देशों और अमेरिका का एक सैन्य संगठन तैयार हो रहा था। और नाटो की परिणति 1949 में हुई, उससे पूर्व भी दो ऐसे संगठन पश्चिमी यूरोप के देशों ने खड़े करने के प्रयत्न किए जो उनकी सैन्य सुरक्षा को मजबूत कर सकें और उनके परस्पर सहयोग को बढ़ा सकें। इसी में एक प्रमुख जो समझौता हुआ था जिसे डंकर्क समझौता बोलते हैं 1947 में, वह ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य हुआ था और इसका प्रमुख उद्देश्य था कि अगर कोई उनके ऊपर हमला होता है जैसे जर्मनी का या किसी अन्य देश का, तो उसके खिलाफ वो आपस में सहयोग करेंगे। डंकर्क समझौते का ही एक विस्तृत रूप अगर हम देखें तो 2 साल बाद अस्तित्व में आया, वह था ब्रुसेल्स समझौता, जिसे ब्रुसेल्स पैक्ट भी कहते हैं। यह ब्रुसेल्स पैक्ट 1949 में हुआ, 1948 में हुआ और इसमें 5 देश सम्मिलित थे जिसमें नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, लग्जमबर्ग और यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन शामिल है। अब इन सब के उपरांत भी अमेरिका भी अपने अंतर्राष्ट्रीय हितों के प्रति जागरूक था और यूरोप के इन जो ब्रुसेल्स पैक्ट वाले देश हैं और कुछ अन्य देश हैं उनको भी यह लगा कि तात्कालीन परिस्थितियों में उनको और भी दृढ़ एक संगठन की आवश्यकता है जो उनके सैन्य हितों और प्रमुखतः सैन्य हितों और उसके साथ आर्थिक और राजनीतिक हितों की भी सुरक्षा कर सके। अब चूंकि फ्रांस और इंग्लैंड जीत भले ही गए हों द्वितीय विश्व युद्ध में, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह डावाडोल थी और आर्थिक स्थिति डावाडोल थी तो सैन्य शक्ति के विकास के संसाधन की भी कमी हो गई थी। इस दृष्टि से उनको यह भी लगा कि अमेरिका के पास आर्थिक शक्ति भी काफ़ी मजबूत है, सैन्य शक्ति भी काफ़ी मजबूत है और तकनीकी दृष्टि से भी वह देश काफ़ी आगे है, क्योंकि 1945 में ही परमाणु बम का विस्फोट अमेरिका ने कर दिया था और एक नई प्रतिस्पर्धा इससे भी प्रारंभ हो गई थी और इसके साथ ही उसने तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टि से अपनी श्रेष्ठता भी सिद्ध कर दी थी। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में शामिल हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस के पक्ष में, परंतु
इस कारण से उसको एक जो लाभ यह मिला कि उसका बहुत अधिक सैन्य नुकसान नहीं हुआ और आर्थिक दृष्टि से भी उसका बहुत अधिक खर्चा उसको वहन नहीं करना पड़ा। तो अमेरिका हर दृष्टि से शक्तिशाली साबित हो रहा था। इस दृष्टि से अब यूरोपीय देशों को लगा कि अमेरिका के साथ अगर पश्चिमी यूरोप के देशों का समझौता हो जाए तो वह उनके लिए एक स्थायी सुरक्षा की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अमेरिका भी चूंकि अपने सहयोगियों की तलाश में था और पश्चिमी यूरोप के देशों से द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी उनका सहयोग बना रहा था, इस कारण अमेरिका ने भी पश्चिमी यूरोप से समझौता करना उचित समझा और सहयोगियों में अभिवृद्धि के लिए उसके लिए इससे बेहतरीन विकल्प नहीं हो सकता था, क्योंकि तृतीय विश्व के देश इतने शक्तिशाली नहीं थे, अभी नवोदित थे और स्वतंत्रता की जंजीरों से निकल के आज़ादी हुए थे या आज़ाद होने की प्रक्रिया में थे। अतः इसी की परिणति हम देखते हैं कि नाटो के रूप में हुई। 4 अप्रैल 1949 को नाटो का गठन हुआ। उस समय 12 देश थे, वर्तमान में इसके करीब 30 देश हैं और जो सबसे नवीन देश जो इसमें 2020 में ही शामिल हुआ वह शायद नॉर्थ मैसेडोनिया है। और अभी कई ऐसे देश हैं जो उसके अंदर शामिल होने की इच्छा रखते हैं और उन्होंने इच्छा व्यक्त की है और नाटो भी उस संदर्भ में विचार कर रहा है। और ऐसे देशों में जॉर्जिया, यूक्रेन, बोस्निया हर्जेगोविना शामिल है। अर्थात नाटो अपने को और अधिक मजबूत करने की तरफ अग्रसर हो रहा है, अपना सैन्य संगठन मजबूत कर रहा है, आपसी सहयोग को बढ़ा रहा है। अब जो नाटो का है सैन्य शक्ति पे खर्च, वह पूरे विश्व के 50% से भी ज़्यादा है। मतलब पूरा विश्व जो खर्च करता है सैन्य संसाधनों पे, उसका 50% नाटो के देश कर देते हैं। तो ये उसकी सैन्य दृढ़ता को बताता है। परंतु हम उसके वर्तमान पे नहीं जाके उसके इतिहास, खासकर शीत युद्ध से पूर्व, उसी तक अभी सीमित रहेंगे। जब नाटो का गठन हो गया तो सोवियत संघ के लिए एक चुनौती साबित हुआ। सोवियत संघ ने इसका प्रतिकार करने के लिए और अपने वैचारिक धरातल को मजबूत करने के लिए एक विकल्प के रूप में 1955 में वार्सा पैक्ट का गठन किया। वार्सा पैक्ट में मुख्यतः वह देश शामिल थे जो पूर्वी यूरोप और कुछ केंद्रीय यूरोप के देश थे। इन देशों का पहले भी सहयोग था और आपस में कॉमिनकॉम नाम का एक संगठन भी बना हुआ था। और कॉमिनकॉम का अगर फुल फॉर्म हम देखें तो वो था काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंट। तो इसमें ज़्यादातर पूर्वी यूरोप के देश और कुछ केंद्रीय यूरोप के देश शामिल थे और वो सोवियत संघ की विचारधारा का समर्थन करते थे। जब नाटो के रूप में एक सैन्य संगठन की स्थापना हुई तो इसके अगेंस्ट में या इसके समकक्ष अपना संगठन मजबूत करने के लिए वार्सा पैक्ट का सोवियत संघ ने गठन किया 1955 में। अब नाटो के बढ़ते प्रभाव और उसको रोकने के लिए ये जो संगठन खड़ा हुआ वह शीत युद्ध के काल तक तो बना रहा, परंतु शीत युद्ध समाप्त हुआ उसके साथ ही वार्सा पैक्ट भी समाप्त हो गया। क्योंकि सोवियत संघ का पतन हो गया, सोवियत संघ कई भागों में विभक्त हो गया, कई देश उससे अलग हो गए और सोवियत संघ आर्थिक दृष्टि से भी कमज़ोर हो गया। अतः वार्सा पैक्ट का रहना अब उतना प्रभावी नहीं था, अतः इसको समाप्त करना पड़ा। परंतु नाटो अभी तक बना हुआ है। तो साम्यवादी विचारधारा के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में जब सोवियत संघ का पतन हुआ
उसके साथ ही वारसा पैक्ट का पतन हो गया। परंतु वारसा पैक्ट का पतन होना शीत युद्ध के बाद भले ही हो, परंतु शीत युद्ध के काल में नाटो और वारसा पैक्ट दोनों बने रहे और दोनों के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें सैन्य आधारों को मजबूत करने के लिए जिन संगठनों का इस्तेमाल किया गया वह नाटो और वारसा पैक्ट थे। हालांकि कोई ऐसा बड़ा सैन्य संघर्ष दोनों पक्षों के बीच में नहीं हुआ शीतकाल के दौरान, परंतु हमेशा एक तनाव का माहौल अंतर्राष्ट्रीय जगत में रहा, क्योंकि इन दोनों सैन्य संगठनों के माध्यम से अपने सैन्य समझौते करने में लगे रहे और अपना रणनीतिक और सैन्य आधार मजबूत करने में लगे रहे।